और आज कमोडिटी मार्केट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज की रैनिशा चनानी जुड़ चुके हैं। रैनिशा, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। फोकस कच्चे तेल पर सबसे पहले। कच्चे तेल में गिरावट अब बढ़ गई है। नाइमेक्स पर अगर आप देखें तो भाव $93 तक लुढ़क चुका है और स्लगिश ट्रेड हो रहा है हमारे बाजारों में, लेकिन 5,700 के नीचे है वो सिग्निफिकेंट होगा। और आपको बता दें 6,000 के नीचे जब कच्चा तेल एक बार लुढ़का तो अब एक वन साइडेड गिरावट ही आपको दिख रही है। ब्रेंट 102 के नीचे ऑफ कोर्स यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा गिरावट अभी हमने ब्रेंट में एटलीस्ट नहीं आती हुई देखी है। MCX पर ज्यादा आप देखेंगे एक इफेक्ट पड़ा है 5,700 के नीचे, जिस तरह से मैंने आपको बताया ट्रेड होता हुआ। दरअसल जर्मनी और इटली ने भी इराक को मदद के लिए हथियारों की सप्लाई को मंजूरी दे दी है। वहीं तमाम आशंकाओं के बावजूद भी आप देखेंगे क्रूड की जो सप्लाई है उस पर कोई असर नहीं आया है। इसलिए अमेरिका में भंडार जो घटा है, जो कल रिपोर्ट आई है उधर हमने देखा है कि भंडार घटा है, उसके बावजूद कुछ कीमतों को बाउंस बैक यहां पर नहीं मिल रहा है। चीन के खराब मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों से भी दबाव थोड़ा सा बढ़ ही रहा है। रैनिशा, कच्चा तेल अगर आप पिछले 10 दिनों की चाल देखें तो एक साउथवर्ड्स मूवमेंट ही देख रहा है और फंडामेंटल्स यहाँ पर यानी कि जितने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये ट्रेंड कब तक जारी रह सकता है? हाय श्लिन, गुड मॉर्निंग। क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स देखें तो इस साल 2014 में लगातार बेरिश ही रहे हैं, साइड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। आप अगर वीकली इन्वेंट्रीज की बात करें तो ये समटाइम्स वी सी की बढ़ती है इन्वेंट्रीज, समटाइम्स इट फॉल्स। कल जैसे इन्वेंट्रीज गिरी थी काफी, इट वाज लेस देन एक्सपेक्टेशन, तो प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए था, बट ओवरऑल जो इन्वेंट्रीज है इट इज स्टिल एट 30-year हाई लेवल्स। सो आई थिंक हमें ओवरऑल इन्वेंट्री को देखना चाहिए बजाय के हर हफ्ते की वीकली चेंज के हिसाब से। तो देयर इज एम्पल ऑफ सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल इन द मार्केट, कोई कमी नहीं है। EIA एंड IEA के जो नंबर्स आए थे पिछले 10 दिन पहले, उन्होंने भी ये कहा था कि डिमांड साइड थोड़ा वीक रहेगा एंड देयर इज एम्पल ऑफ सप्लाई फॉर क्रूड ऑयल। एक और शॉकिंग बात है कि जो क्रूड ऑयल है जियोपॉलिटिकल टेंशंस को इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। सो इट्स वेरी मच शॉकिंग। इट्स लाइक हाँ, ये कैसे नहीं हो पा रहा है। पिछले एक महीने में जब भी इराक एंड रशिया के जो न्यूज आए हैं, प्राइसेस ने थोड़ा बहुत रिएक्ट किया है, सपोर्ट मिला है, बट ज्यादा कुछ भी प्राइसेस में इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स बेरिश है, प्राइसेस उसी को फॉलो कर रही है। एक और बात है, इस बार जो बड़े प्लेयर्स हैं, लार्ज जो स्पेकुलेटर्स हैं या लार्ज ट्रेडर्स हैं, वो एब्सेंट है क्रूड ऑयल मार्केट में। इनफैक्ट ओवरऑल कमोडिटीज मार्केट में बिकॉज लैकलस्टर रहा है कमोडिटीज, तो ओपन इंटरेस्ट है जो यूएस में नाइमेक्स पर अकॉर्डिंग टू CFTC डेटा, दैट इज स्टिल एट वेरी लो लेवल्स। तो अभी भी बड़े प्लेयर्स जो हैं वो एंट्री लेने में अभी भी शंका ले रहे हैं। सो दैट इज नॉट वन फैक्टर दैट इज सपोर्टिंग द प्राइसेस। सो आई थिंक ये बेरिश मूवमेंट अभी भी कंटिन्यू रहेगा फॉर अ टाइम बीइंग। जियोपॉलिटिकल टेंशंस न्यूज ये थोड़े बहुत आते रहेंगे, प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे, बट अगर ये न्यूज 3-4 साल पहले आते या फिर जब काफी अच्छी प्राइसेस में मूवमेंट थी तब आते तो शायद प्राइसेस में ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलता, बट अभी ऐसा इतना कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहा है। आई थिंक $90 तक भी प्राइसेस यहाँ से क्रॉल होकर नीचे जा सकती है। सो ओवरऑल व्यू इज स्टिल नेगेटिव। इवन इंट्राडे मुझे लग रहा है कि सेलिंग की जा सकती है अराउंड 5700 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5730। नीचे में टारगेट्स हम 5650 तक देख सकते हैं एंड इवन पोजिशनल बेसिस प्राइसेस 5600 के भी नीचे जा सकती है विद इन नेक्स्ट 1 वीक to 10 days टाइम। रैनिशा, $90 आपने कहा नाइमेक्स पर टच हो सकता है, क्या $90 एक सपोर्ट होगा? हमारे बाजारों में अगर आप एक सपोर्ट लेवल बता पाए नीचे को तो वो कौन सा होगा? See, I'm expecting around 2 to 3% of sell off in crude oil. तो यहाँ पर MCX पे भी सेम लेवल्स आप देखेंगे तो 100 से 150 पॉइंट जितनी गिरावट और आ सकती है। आप 5550 से 5600 तक की लेवल्स नीचे में देख सकते हैं। एंड $90 यस, नाइमेक्स पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड विद इन नेक्स्ट अगर आप 2-3 महीने की बात करें तो मुझे लग रहा है क्रूड वुड बी ट्रेडिंग अराउंड $90 to $100। यस, टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो यहाँ से $90 पे सपोर्ट लेके प्राइसेस में एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है एंड वी कुड अगेन बाउंस बैक टू $95-96 ऑल्सो, बट अगेन वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, सेल ऑन रैलीज एंड बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा बिलो $90 के।
ऑलराइट, तो आपको ये बता दें कि अंडरलाइन ट्रेंड जो है कच्चे तेल का, वो रैनशा का मानना है कि बेरिश ही रहेगा। कोई भी ऐसे फंडामेंटल वजह अभी नहीं दिख रही है जिससे एक बाउंस बैक आए। ऑफ कोर्स जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं उस पर भी रिएक्ट नहीं कच्चा तेल कर रहा है, इसलिए आपको बिकवाली करनी चाहिए। अगर $90 के कुछ सपोर्ट लेवल के आसपास आता है तो आप बाइंग की स्ट्रैटेजी उन लेवल्स पर बनाए। नेचुरल गैस पे कल एक स्लगिश ट्रेड था, लेकिन आज आप देखेंगे थोड़े से अपमूव्स आते हुए। रैनशा, नेचुरल गैस में क्या स्ट्रैटेजी होगी आज? नेचुरल गैस एक रेंज में ट्रेड हो रहा है पिछले एक हफ्ते से 230 to 240 लेवल्स एट M6। सो आई थिंक अप टिल एक्सपायरी ये रेंज बाउंड मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। नथिंग न्यू कमिंग इन फ्रॉम यूएस, कहीं से कुछ नया ट्रिगर नहीं आ रहा है। सो आई थिंक ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। 230 पे बाइंग करनी चाहिए, प्रॉफिट्स कुड बी बुक एट 240, अगेन 240 पे सेलिंग करनी चाहिए। सो सेम व्यू रहेगा, बाय ऑन डिप्स अराउंड 230 एंड सेल ऑन रैलीज अराउंड 240 इन नेचुरल गैस। ₹10 की रेंज के अंदर कारोबार होगा, 230 से लेकर 240 निश्चित लेवल्स पर, यानी 230 खरीदारी करें। ऊपर के लेवल्स आते हैं 240 के, तो आपको बिकवाली करनी होगी। चलिए बुलियन पर फोकस करते हैं। सोने और चांदी में गिरावट ऑफ कोर्स आज दिखी है और अभी गिरावट बढ़ चुकी है, तो 28,000 के लेवल के एकदम करीब और 1280 के नीचे हमें देखा है कॉमेक्स पर ट्रेड होता हुआ। आपको बताया कि पिछले 10 दिनों के कारोबार में ऊपरी स्तर से करीब 3% तक नीचे आ चुका है। चांदी पर भी अगर आप नजर डालें तो 43,000 के नीचे कारोबार हमने देखा इसमें होता हुआ। आपको बताया कि अमेरिका में उम्मीद से पहले ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल जो मिनट्स निकल कर आए थे उनसे ऐसे क्यूज मिल रहे हैं, उससे इनफैक्ट ऐसे क्यूज मिल रहे हैं। तो थोड़ी सी नर्वसनेस सोने और चांदी में बढ़ चुकी है। रैनशा, बहुत ही ज्यादा लैकलस्टर ट्रेड ये जो हफ्ता शुरू हुआ था उसमें दिखी है सोने और चांदी में। आज इस गिरावट को किस तरह से आप ट्रेड करेंगे? इसलिए क्रूड की तरह जैसे मैंने बताया बेरिश है। ओवरऑल गोल्ड सिल्वर में भी लैकलस्टर मूवमेंट ही बना हुआ है। जो बड़े प्लेयर्स है अभी भी एब्सेंट है मार्केट में, सो प्राइजेस को अभी भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आई थिंक 1300 के नीचे ही प्राइजेस इसी तरह ट्रेड करेगी। जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो होगा 1280 का। जैसे आपने कहा कि ये स्प्रेड के मिनट्स जो कल आए थे उनमें ऐसे पता चल रहा है कि लेबर मार्केट इज इम्प्रूविंग। उन्होंने बट ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स कब बढ़ेंगे, और बट कहा है कि जब भी बढ़ने होंगे वो पहले से ही हिंट्स दे देंगे। बट ओवरऑल जो बॉन्ड यील्ड्स आप देखेंगे तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि जुलाई 2015 तक की एक्सपेक्टेशन है मार्केट में कि जहां से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से डॉलर को काफी अच्छी सपोर्ट मिली है एंड डॉलर इज ट्रेडिंग एट 10 to 11 month हाई लेवल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर इंडेक्स। तो इस वजह से सारी कमोडिटीज में आज थोड़ा लैकलस्टर या फिर नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा बिकॉज डॉलर इज स्ट्रांग। सो गोल्ड सिल्वर में भी आई थिंक थोड़ा बहुत नेगेटिविटी रहेगी। एंड ओवरऑल आप डिमांड देखेंगे तो जैसे लास्ट इसी वीक WGC की रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि सेकेंड क्वार्टर में जो गोल्ड की डिमांड है काफी वीक रही थी। इन्वेस्टमेंट डिमांड वाज लो बाय 56% ऑन YoY बेसिस। ज्वेलरी डिमांड वाज लो बाय 30% ऑन YoY बेसिस। इवन सप्लाई बढ़ा है काफी, 10% जितना सप्लाई बढ़ा है सेकेंड क्वार्टर में। तो ओवरऑल डिमांड इज नॉट कमिंग अप, सप्लाईज बढ़ रहे हैं और स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। बड़े प्लेयर्स एब्सेंट है। इकोनॉमिक डेटा जो यूएस से आ रहा है वो लगातार पॉजिटिव आ रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी कुछ सेफ एंड बाइंग इतनी नहीं निकल के आ रही है। सो आई थिंक ओवरऑल जो है व्यू इज स्टिल नेगेटिव इन गोल्ड एंड सिल्वर। आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से 1000 रुपए तक का भी डाउन साइड देखा जा सकता है। इवन इंट्राडे भी मैं सेलिंग की ही रिकमेंडेशन दूंगी। 28,100 के आसपास सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 27,900। इफ यू टॉक अबाउट सिल्वर, उसमें भी काफी लो डिमांड है। इवन इंडिया की बात करें तो ऐसे नंबर्स आ रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने में इंडिया में भी 50-60% जितना कम इंपोर्ट हुआ है सिल्वर। तो काफी कम डिमांड रहने की वजह से सिल्वर की भी प्राइसेस एक्सपेक्टेड है नीचे जा सकती है। इंट्राडे के लिए 40 to 100 वुड बी द लेवल जहां पे सेलिंग की जा सकती है करंट प्राइसेस पर फॉर द टारगेट्स। यहाँ से 400-500 रुपए तक की मुझे डाउन साइड लग रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट 43,100 सॉरी। और यहाँ से प्राइसेस 40 to 700 तक भी जा सकती है। ओके, चलिए तो यहाँ पर 41,700 का एक आपको टारगेट दिया गया है, 42,200 पे अगर आप सेलिंग करते हैं। लेकिन एक्चुअली रैनशा, चांदी पर जिस तरह का हमने ट्रेंड देखा है, अगर आप थोड़ा सा होराइजन बढ़ाएं, 40,000 के नीचे हमेशा एक सपोर्ट चांदी को मिलता है। क्या ब्रॉडर जो होराइजन है, अंडरलाइन ट्रेंड आप कहेंगे चांदी का बुलिश है ओवर गोल्ड?
नहीं, आई डोंट थिंक सो बुलिश है। इनफैक्ट मुझे चांदी ज्यादा बेरिश लग रही है सोने से देखा जाए तो। बट ये टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड है, तो टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता है प्राइजेस को। एंड इंटरनेशनली $19 एंड $18 इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, जहां से प्राइजेस ने काफी बार रिबाउंड किया है। तो यस, अगेन यहाँ पे प्राइजेस आके एक रिबाउंड दे सकती है। $18 से अगर कॉमिक्स पे आता है तो दैट वुड बी समथिंग अराउंड 40,000 लेवल्स एट MCX। यस, 40,000 के आसपास अगेन प्राइजेस को सपोर्ट मिल सकता है। काफी ओवरसोल्ड है, सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स वहां पे एक ओवरसोल्ड का इंडिकेटर देंगे एंड इस वजह से इंडिकेशन देंगे, इस वजह से मुझे लग रहा है वापस बाउंस बैक आ सकता है। बट स्टिल डाउन साइड यहाँ से बाकी है, सेलिंग अभी भी की जा सकती है। 1000-1500 पॉइंट तक की डाउन साइड बाकी है। सो स्टिल सेल का मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एट करंट लेवल्स। ऑल राइट, चलिए तो सेल की ही रिकमेंडेशन आपको दी जा रही है सोने और चांदी पर। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे बेस मेटल्स पर। वेलकम बैक। कच्चा तेल और बुलियन पर तो ऑफकोर्स चर्चा हो चुकी है। बेस मेटल्स में आज दबाव दिख रहा है। चीन के खराब आंकड़ों से मेटल की कीमतों पर दबाव आया, लेकिन आपको बता दें कि कल ऑफकोर्स हमने एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखी है। कॉपर इनफैक्ट अगर आप देखें कल 6 से 7 रुपए का अप मूव आया था, उसके बाद एक दबाव है। एल्यूमिनियम में भी बढ़त आई थी। सभी बेस मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड एक सेक्युलर मूव आया था। लेड 136 के आसपास फिर अटकता हुआ, लेकिन जिंक क्या अभी भी 140 के ऊपर है? वो लेवल देखना इंपॉर्टेंट होगा जिंक के लिए। ओके, तो जिंक होल्ड कर रहा है अपने ऊपरी लेवल्स को। थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर आई है। अब जिस तरह से चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI अगर आप देखें, वो थोड़ा सा कमजोर निकल कर आया है। रनिशा, क्या इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बेस मेटल्स की चाल पर? आपको लगता है कि प्रॉबेबली एक मोमेंट्री असर होता है एक दिन का और उसके बाद जो अंडरलाइन ट्रेंड है वो डिफरेंट है? इसलिए मुझे लग रहा है अंडरलाइन ट्रेंड जो बेस मेटल्स का है वो उसी बात पर फोकस हो रहा है कि यूएस एंड चाइना में क्या हो रहा है। यूएस में देखें तो जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं प्राइजेस को। कल जैसे प्राइजेस को जो सपोर्ट मिला था वो यही एक्सपेक्टेशन से था कि इंटरेस्ट रेट्स जल्दी ही बढ़ सकते हैं। एंड परसों जो यूएस का हाउसिंग डेटा, हाउसिंग स्टार्ट्स, न्यू होम सेल्स का डेटा आया था, दैट वाज वेरी पॉजिटिव। तो एक तरफ यूएस के इकोनॉमिक डेटा से जो प्राइजेस को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, अप ट्रेंड में ला रहे हैं। दूसरी तरफ है चाइना के इकोनॉमिक डेटा जो लगातार नेगेटिव आ रहे हैं और प्राइजेस को प्रेशर कर रहे हैं। आज भी जैसे PMI डेटा नेगेटिव आया है तो आज प्राइजेस, सारी बेस मेटल प्राइजेस एक दबाव में रह सकती हैं। प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे PMI जो है 3 मंथ्स लो पर है। सो ऐसा लग रहा है मार्केट में कि एक और स्टिमुलस की जरूरत है चाइना को, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा और ब्लिप हो सके। इवन 2 दिन पहले जो नंबर्स आए थे चाइना से विच शोड की जो हाउसिंग प्राइजेस हैं वो आउट ऑफ 70 सिटीज 64 सिटीज में गिरी है। तो चाइना में अभी भी सिचुएशन इज नॉट सो गुड। अभी भी बेस मेटल्स की डिमांड इतनी अच्छी नहीं आ रही है। अभी भी हम देख रहे हैं कि इट कुड क्रिएट नेगेटिव सेंटीमेंट फॉर द प्राइजेस। सो यस, आज का दिन मुझे लग रहा है सारे बेस मेटल्स में सेलिंग का ही व्यू रहेगा। एंड कभी भी बेस मेटल्स अभी जो ट्रेड हो रहे हैं उसमें जिंक एंड एल्यूमिनियम है जिनके फंडामेंटल्स काफी अंडरलाइन पॉजिटिव है। एज वी नो कि डेफिसिट्स है वहां पर। तो जब भी नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहता है तो कॉपर, लेड एंड निकल में सेलिंग की जा सकती है। एंड जिस दिन पॉजिटिव मोमेंटम हो मार्केट में तब जिंक एंड एल्यूमिनियम में बाय किया जा सकता है। तो काफी अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है ना, काफी अच्छा मूवमेंट भी मिल सकता है। तो आज जैसे नेगेटिव मोमेंटम है मार्केट में, आई वुड सजेस्ट कॉपर में सेलिंग की जा सकती है 424 के आसपास विद स्टॉप लॉस ऑफ 426। नीचे में टारगेट्स हम 421.20 तक दे सकते हैं। एंड इवन लेड में सेलिंग की जा सकती है अराउंड 136.2, 136.3 विद स्टॉप लॉस ऑफ 137। टारगेट्स नीचे में 135 तक देख सकते हैं। एंड आज की गिरावट के बाद अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है एंड अगेन पॉजिटिव मोमेंटम आता है, सो इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक बाय पोजीशंस इन जिंक एंड एल्यूमिनियम अगेन। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा फॉर जिंक एंड एल्यूमिनियम एंड सेल ऑन रेडीज का व्यू रहेगा फॉर कॉपर एंड लेड। जिंक की अगर आप बात करें रनिशा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, लेकिन जिस तरह का सिग्निफिकेंट अपसाइड एंजॉय कर चुका है ये मेटल, ऐसे में कौन सा वो लेवल है जहां पर खरीदारी कंफर्टेबल होगी? अगर आज करेक्शन आता है आई वुड से 141.5 to 142 तक की भी लेवल्स अच्छी रहेगी बाइंग करने के लिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 145 इन कमिंग डेज। सो एनी डिप्स जहां से रिबाउंड दिखता है प्राइजेस में अगेन बाइंग की।
So there are continuous support levels. First support is at 141.5, second support is at 140, थर्ड सपोर्ट इज एट 138। तो ये तीनों सपोर्ट लेवल्स पे जहां जहां पे प्राइसेस अगर करेक्ट होती है, रिट्रेस होती है, तो एक्यूमुलेट करना चाहिए जिंक। अगेन आपको ऊपर अपसाइड में 145 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं आने वाले में। एल्यूमिनियम के लिए कौन से लेवल्स होंगे फिर रनिशा? ओके, आई थिंक रनिशा से हमें फिलहाल संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन जिस तरह से आपको बताया गया है जिंक और एल्यूमिनियम के अंडरलाइंग फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। किसी भी गिरावट में जिंक और एल्यूमिनियम दो मेटल्स है जहां पर आप खरीदारी करेंगे। लेड, निकल और कॉपर आपके लिए एक सेलिंग कैंडिडेट के तौर पर निकल कर आते हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खास करके खाने के तेलों में जो गिरावट बढ़ी है, क्या स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे, ये जानेंगे। वेलकम बैक। आज प्रॉमिस खाने के तेलों पर हम फोकस करेंगे। गिरावट यहां पर बढ़ गई है। एनसीडीएक्स पर सोया तेल अगर आप देखें 625 और सीपीओ 680 के नीचे कल स्लिप हुआ था, थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश, लेकिन ऑल इन वेन। आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने के तेलों के दाम पिछले 5 साल के स्तर पर फिसल चुके हैं। ऐसे में ऑफकोर्स इंपैक्ट पड़ रहा है घरेलू कीमतों पर भी। और हम आपको ये बता दें कि देश में पूरी खपत का करीब 30% खाने का तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए इसकी कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का यहाँ पर असर ज्यादा होता है। और ऑफकोर्स अगर सस्ते हो रहे हैं तेल तो हमारे लिए एज एन इकोनॉमी एक अच्छी बात जरूर है। और इस वजह से अब आपको स्ट्रैटेजी फिर क्या बनानी चाहिए, ये हम जानते हैं। हमारे साथ इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ये बताइए कि यूबीएस ने क्रूड पाम तेल में और गिरावट का अनुमान जताया है। आपको क्या लग रहा है कि खाने के तेल यहाँ से और सस्ते होंगे, सोया तेल और सीपीओ? नमस्कार इशलिन। बिल्कुल, अगर लॉन्ग टर्म व्यू की अगर बात करें तो अभी भी जो है गिरावट बनी रह सकती है खाने के तेलों में। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में जो एक बड़ा पैनिक आया है ओवरऑल, चाहे वो सीपीओ हो या रिफाइंड सोया ऑयल हो, तो उसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि टेक्निकली एक रिट्रेसमेंट जो है खाने के तेलों में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। इस तरह से हमने केएलसी को कल 2050 रिंगिट के नीचे फिसलते हुए देखा था। इवन सीबीओटी रिफाइंड सोया ऑयल को भी हमने $33 के नीचे आते हुए देखा था। तो 3280 सीबीओटी रिफाइंड सोया ऑयल और मलेशिया रिंगिट 2040 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है। तो वहां से टेक्निकली थोड़ा सा जो है रिट्रेसमेंट दोनों कमोडिटी में देखने को मिल सकता है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जिनको 1 या 2 दिन का ट्रेडिंग का नजरिया है, तो वो वर्तमान में निचले स्तरों पर जो है एक बाइंग की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स जो है अभी भी अगर पोजिशनली कोई सेलिंग का पोजीशन है तो वो उसको होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि पोजिशनली जिस तरह से जो इंटरनेशनल इन्वेंट्री है, चाहे वो मलेशिया इंडोनेशिया पाम ऑयल की इन्वेंट्री हो या ओवरऑल रिफाइंड सोया ऑयल की वर्ल्ड वाइड इन्वेंट्री की बात हो, तो काफी बड़ा स्टॉक जो है इन्वेंट्री का है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अभी भी जो है मध्य का स्ट्रेटेजी जो है वो वर्किंग करेगा। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो स्पेशली जो है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए बाइंग का स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। एनसीडीएक्स रिफाइंड सोया ऑयल में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए 589 के टारगेट से। ओके, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, ये याद रखिए। तो आपको इनिशियल लेवल्स पे खरीदारी की राय दी जा रही है। मनोज जी, सीपीओ, क्योंकि थोड़ा सा इफेक्ट ये भी होता है कि क्रूड अगर गिर रहा है तो सीपीओ पर उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। और इनफैक्ट सीपीओ का जो एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल था 500 का, वो तो हमने 2 दिन पहले ही तोड़ दिया था और आज हल्का सा सपोर्ट मिल रहा है। सीपीओ में भी फिर क्या बाइंग की रणनीति होगी या यहाँ पर थोड़ी अनसर्टेनिटी है? सीपीओ में भी जिस तरह से आपने बोला है कि क्रूड ऑयल का जो है बिल्कुल इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलता है, लेकिन हमने देखा है कि 102 जो है ब्रेंट और 93 के आसपास जो है WTI को भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने डॉलर इंडेक्स में जो है काफी मजबूती आते हुए देखी है। उसकी वजह से रूपी में जो है आज थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। तो अगर रूपी में थोड़ी वीकनेस बढ़ती है तो उसका सपोर्ट जो है खाने की तेलों में वापस थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो नेट अगर बात करें तो सारी ही कमोडिटी, चाहे वो ब्रेंट हो, क्रूड ऑयल हो या सीपीओ हो, एक सपोर्ट स्तर पर खड़े हैं, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो।
तो जो डे ट्रेडर्स हैं वो एक डे ट्रेडिंग में जो है बाइंग का ट्रेडिंग नजरिया रख सकते हैं, लेकिन पोजिशनली अभी भी जो है मद्दी जो है हम कह सकते हैं कि अभी खत्म नहीं हुई है। निचले और इस तरह आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोया तेल सीपीओ, अगर आप फंडामेंटल्स देखें तो ऑफ कोर्स वो एक बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन सोया तेल क्योंकि ये गिरावट आ चुकी है, स्पेशली अक्टूबर वायदा अगर आप देखें तो गिरावट अच्छी खासी आ चुकी है इसमें। अब निश्चित लेवल से थोड़ा सपोर्ट आएगा, टेक्निकली एक बाउंस बैक आएगा, तो आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। सीपीओ में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी रह सकती है, थोड़ा सा सपोर्ट तो हमने देखा ही है सीपीओ में आते हुए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल कमोडिटी राउंडअप में आज के लिए इतना ही। हमारे साथ हमारे मार्केट डायरेक्टर अनिल सिंह जी जुड़ चुके हैं एज ऑलवेज। अनिल जी, मार्केट्स में अच्छा मोमेंटम आज था, लेकिन अब फिर से सुस्त है मार्केट। एक्चुअली दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में सोचना कि तेजी की जाए या मंदी। वैसे कल के करेक्शन को छोड़ दे तो फिर अभी तक ऐसा कोई डिस्टर्बेंस वाला संकेत नहीं है, तो फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ टाइम हाइस के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाने के मौके हैं या फिर थोड़ी बहुत जो कमजोरी दिख रही है उसमें करे खरीदारी। और साथ ही निफ्टी फ्यूचर्स के अलावा स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस की रणनीति भी लेंगे आपके लिए इस छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर्स एक्सप्रेस में।